हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। ये हमारा न्यू चैनल है बीकॉम के लिए। इस चैनल का नाम है CWG फॉर बीकॉम, कॉमर्स वाले गुरुजी फॉर बीकॉम। तो बीकॉम के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर एक सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसको हिंदी में वित्तीय लेखांकन बोलते हैं। उसके अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट को आज हम इस लेक्चर के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं। ये लेक्चर आप पूरा एंड तक देखना। इसके अंदर चैप्टर नंबर फर्स्ट से रिलेटेड तो आप सीखेंगे ही, इसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस के बारे में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको एंड में दूंगा। चैप्टर नंबर फर्स्ट जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन को बताता है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसका स्कोप क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसकी डेफिनेशंस क्या है, उस बारे में ये बताता है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि अकाउंटेंसी में हिंदी इंग्लिश का इतना लफड़ा नहीं होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, इस चैप्टर नंबर फर्स्ट में थोड़ी बहुत थ्योरी भी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं चैप्टर फर्स्ट के अंदर हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। भाई अकाउंटिंग है क्या? तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग जब हम पढ़ते हैं तो हमारे सामने आता है AICPA, अमेरिकन इंस्टीट्यूट, है ना, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ये AICPA की फुल फॉर्म है। क्या है? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। ठीक है, तो ये क्या है? ये इसकी जो है फुल फॉर्म है। तो इस AICPA नाम के इंस्टीट्यूट ने, जो अमेरिका का है, उसने बहुत ही अच्छी डेफिनेशन दी है अकाउंटिंग की कि अकाउंटिंग है क्या। तो आइए उसको पढ़ते हैं। देखो, तो उन्होंने बोला अकाउंटिंग इज द आर्ट, एज अ आर्ट। सबसे पहले अकाउंटिंग एक आर्ट है। किस चीज़ का? रिकॉर्डिंग करने का, क्लासिफाइंग करने का, समराइजिंग करने का। तीन चीज़ों का आर्ट है। किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइड करना, समराइज करना। पहले रिकॉर्ड करना, फिर क्लासीफाई करना, भाई कौन सी चीज़ कौन से डिपार्टमेंट में या कहाँ जाएगी। उसके बाद उसको समराइज कर देना, ताकि कोई समरी देख के समझ जाए कि ये चीज़ क्या है। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना उसके बाद, और समराइज करना। लेकिन कैसे? सिग्निफिकेंट मैनर के अंदर, एक बढ़िया सिग्निफिकेंट मैनर के अंदर ये करना। ओके, एंड इन टर्म ऑफ मनी, जो भी डेटा आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जो भी आप क्लासीफाइड कर रहे हो, जो भी आप समराइज कर रहे हो, एक सिग्निफिकेंट मैनर के अंदर, वो मनी के टर्म में होना चाहिए। सारा डेटा पैसों में होना चाहिए। इसीलिए इसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल मतलब वित्त, वित्तीय मतलब पैसा, वित्त फाइनेंस मतलब पैसा, तो पैसे से रिलेटेड अकाउंटिंग। अच्छा, और क्या? ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जो भी व्यवहार होता है, जो भी लेन देन होता है इस दुनिया के अंदर, जिसको मनी के अंदर मेजर किया जा सकता है, उसको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाइड करना, समराइज करना एक सिग्निफिकेंट मैनर के अंदर, ये अकाउंटिंग होता है। ओके, तो जितने भी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैं जिसके अंदर क्या है, एट लीस्ट कम से कम एक फाइनेंशियल कैरेक्टर हो। फाइनेंशियल मतलब जिसको मनी के अंदर मेजर किया जा सके। तो ऐसे सारे इवेंट्स को, ऐसी सारी घटनाओं को, ऐसे सारे व्यवहारों को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइड करना, समराइज करना एक सिग्निफिकेंट मैनर के अंदर, ताकि किसी भी नॉर्मल आदमी को वो देख के समझ में आ जाए, वो अकाउंटिंग होता है। ओके, ताकि कोई भी लोग उसका इंटरप्रेट मतलब उसको पढ़ करके उसको समझ सके। इन 1966 के अंदर अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन, ये एक और आ गया नाम, जिसको AAA बोला जाता है, अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन। उन्होंने डिफाइन किया अकाउंटिंग इज द प्रोसेस आइडेंटिफाई करना, मेजर करना और कम्युनिकेट करना इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन, है ना, आर्थिक जो सूचनाएं होती हैं उनको क्या करना, आइडेंटिफाई करना, मेजर करना और कम्युनिकेट करने का प्रोसेस जो है ना, वो अकाउंटिंग है। ताकि उसके ऊपर उसको पढ़ कर के जजमेंट लिया जा सके यूजर द्वारा। जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो होती है उसको सब लोग यूज करते हैं, तो यूजर उसको पढ़ के पता कर सके भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, इस कंपनी को लोन देना है कि नहीं देना है, ये बैंक पता करेगा, कस्टमर देखेगा तो पता चलेगा कंपनी कैसी है, भैया बढ़िया है कि नहीं है ना। तो वो सब चीजें आगे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अगर आपको अकाउंटिंग को समझना है तो आपको अकाउंटिंग के अंदर कुछ फॉलोइंग रेलेवेंट एस्पेक्ट्स होते हैं जो अकाउंटिंग की डेफिनेशन को अच्छा समझाते हैं। इन सबको हमको समझना है। इसमें सबसे पहला आता है इकोनॉमिक इवेंट,
ठीक है। सेकंड आता है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। थर्ड नंबर आता है ऑर्गेनाइजिंग, और फोर्थ नंबर आता है इंटरेस्टेड यूजर और इन्फॉर्मेशन। ये अकाउंटिंग की डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ इनको हम पढ़ेंगे, लेकिन इनको पढ़ने से पहले हम थोड़ा जाएंगे अकाउंटिंग की हिस्ट्री पर। पहले हिस्ट्री देखेंगे भाई, है ना, फिर बाद में ऑब्जेक्टिव भी देख लेंगे। हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की हिस्ट्री क्या है, ठीक है। तो अकाउंटिंग के अगर इतिहास के बारे में बात करें, हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ दिस लैंग्वेज, सबसे पुराने एविडेंस जो इस लैंग्वेज के दिखाए जाते हैं। अब ये लैंग्वेज बोला है ना, अकाउंटिंग को क्या बोला, लैंग्वेज, लेकिन कौन सी लैंग्वेज, बिजनेस लैंग्वेज है। ये कौन सी लैंग्वेज है, बिजनेस लैंग्वेज है। अकाउंटिंग इज अ बिग बिजनेस लैंग्वेज। आपको अगर बिजनेस को समझना है तो आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए, क्योंकि अकाउंटिंग एक बिजनेस लैंग्वेज है। अकाउंटिंग जिसको आती है वो बिजनेस को आसानी से समझ सकता है और सामने वाले को समझा भी सकता है। तो इट इज़ अ लैंग्वेज, बट कौन सी लैंग्वेज है, बिजनेस लैंग्वेज है। तो इसके एविडेंस यानी कि इसके जो साक्ष्य मिलते हैं, सबूत मिलते हैं, वो कब के मिलते हैं, मेसोपोटामिया और सिविलाइजेशन के दौरान के मिलते हैं, जो कि 7000 साल पहले के हैं। 7000 ईयर अगो पुराने जो है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन जो थी, बहुत फेमस है, उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स भी लिखी जा चुकी है, उसका अच्छा खासा हिस्ट्री भी है। तो वहां पर इसके एविडेंस मिलते हैं कि लोग अकाउंटिंग करते थे, चीज़ों को रिकॉर्ड करते थे। जो मेसोपोटामिया है केप्ट द अर्लीस्ट रिकॉर्ड ऑफ द गुड्स ट्रेडेड, जो भी गुड्स बेचा जाता था, खरीदा जाता था या रिसीव किया जाता था, तो वो लोग उसको क्या करते थे, रिकॉर्ड करते थे। दिस एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू अर्ली रिकॉर्ड कीपिंग। इसको पहले रिकॉर्ड कीपिंग के रूप में लाया गया एंशिएंट इजिप्ट के अंदर और बेबोलियन के अंदर, है ना। बेबोलियन जो है वो बहुत ही पुरानी उनकी अच्छी विरासत थी और बहुत रिच लोग वहाँ रहते थे, बहुत बिजनेस था वहाँ पर। तो बेबोलियनियंस के अंदर जो है यहाँ पर अकाउंटिंग के एविडेंस मिलते हैं। उसके बाद बात करें मेसोपोटामियाज के अंदर जो है अकाउंटिंग के मेथड और रिकॉर्ड कैसे करना है किसी भी डेटा को, है ना, इनके सारे ट्रांजैक्शंस जो है वो देखने को मिलते थे। वे लोग एनिमल्स, लाइव स्टॉक और जो क्रॉप्स होती थी यानी कि जो फसलें वगैरह होती थी उनको वो रिकॉर्ड करते थे, उनको मेंटेन करते थे डेटा को। तो उससे रिलेटेड एविडेंस मिलते हैं इन सिविलाइजेशंस के अंदर, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के अंदर मिलते हैं और बेबोलिन और इजिप्ट के अंदर भी इसके एविडेंस मिलते हैं। फिर बात करते हैं हमारे इंडिया की। तो इंडिया के अंदर हमारे एक फिलोसोफर हुए जिनका नाम था चाणक्य। तो चाणक्य ने जो है अर्थशास्त्र लिखा था। उस अर्थशास्त्र के अंदर जो है एविडेंस मिलते हैं कि अकाउंटिंग की जाती थी, है ना। जो भी स्टेट होती थी, है ना, स्टेट मतलब राज्य जो होते थे उस टाइम में, जब चाणक्य थे तो चाणक्य जितने भी राज्य थे उनको उन्होंने स्टेट को निर्देश दे रखा था कि आप लोग जो है अपनी अकाउंटिंग मेंटेन करो, कि कैसे चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, कैसे हिसाब किताब रखना है। तो अर्थशास्त्र के अंदर, अर्थशास्त्र जो उन्होंने चाणक्य ने लिखा था अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र के अंदर एविडेंस मिलते हैं अकाउंटिंग के। मौर्य एम्पायर के दौरान ये हुआ था, है ना, और ये 2nd BC के अंदर हुआ था और इसमें बताया हुआ था कैसे रिकॉर्ड मेंटेन करने हैं, अकाउंट्स के जो रिकॉर्ड्स हैं यानी कि लेखे हैं उनको कैसे मेंटेन करना है, रख रखाव कैसे करना है उसका, वो अर्थशास्त्र नाम की बुक के अंदर चाणक्य ने बताए थे, जो कि एक इकोनॉमिक्स फिलोसोफर थे। उसके बाद अगर मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम की बात करें तो आपको एक वर्ड दिख गया होगा, डबल एंट्री सिस्टम, है ना, जिसको हम डेबिट और क्रेडिट बोलते हैं। बट अकाउंटिंग डेबिट और क्रेडिट से कहीं ज़्यादा है। अकाउंटिंग को ओनली अगर कोई भी डेबिट या क्रेडिट समझता है तो वो बेवकूफ़ है। अकाउंटिंग इज द मोर देन डेबिट एंड क्रेडिट। ओनली डेबिट क्रेडिट अकाउंटेंसी नहीं होता है, क्योंकि अकाउंटेंसी इज अ बिजनेस लैंग्वेज। ओके, तो वो डबल एंट्री सिस्टम जो उन्होंने बताया था भी कि कोई भी ट्रांजेक्शन होता है तो 2 पार्टी इफेक्ट होती है, 2 पार्टी जो है प्रभावित होती है, 2 पक्ष प्रभावित होते हैं, है ना। लेन देन जब भी हम करते हैं तो 2 पक्ष ही होंगे ना प्रभावित, तो वही तो डबल एंट्री उन्होंने बताया था। तो वो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो बताया था एक इटालियन मॉन्क थे जिनका नाम था लुका पैसियोली। तो लुका पैसियोली के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो लुका पैसियोली ने जो है अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम या जो मॉडर्न हमारा सिस्टम है उसका वहाँ से जो इनोवेशन हो गया था। तो लुका पैसियोली जो थे वो एक मैथमेटिशियन थे, सबसे पहले तो बता दूं मैं आपको। लेकिन मैथमेटिशियन थे ना, इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि मैथमेटिक्स के अंदर क्या होती है, इक्वेशन जो होती है ना उसमें 2 पक्ष होते हैं, 2 पार्टीज होती है जो, है ना,
एक्स और वाई, आपने देखा होगा इक्वेशन में दो चीज़ें होती है जो पैरेलल चलती हैं। तो बस वो मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, तो उन्होंने बोला भाई अकाउंटिंग के अंदर भी दो पक्ष होने चाहिए, है ना, दो पार्टी जो है साथ में चलती है, डेबिट और क्रेडिट। बाद में उन्होंने डेबेरे और क्रेडेरे नाम बताया था, बाद में डेबिट और क्रेडिट तो इसको इंग्लिश में कर दिया गया, उन्होंने बताया था डेबेरे एंड क्रेडेरे नाम से उन्होंने दो चीज़ें बताई कि एक डेबेरे एक क्रेडेरे। ओके, तो मॉडर्न अकाउंटिंग जो है वो लुका पैसियोली की वजह से, क्योंकि अकाउंटिंग तो पहले होती थी, लुका पैसियोली जो थे वो गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन थे, तो जिसकी वजह से उन्होंने अकाउंटेंसी को मैथ्स के अंदर इंक्लूड करके एक ऐसा सिस्टम बना दिया जो कि बहुत शानदार था। और आज का पूरा बेस जो है अकाउंटिंग का वो वही है जो उन्होंने दिया था, यानी कि जो बेस होता है ना, जो कॉन्सेप्ट होता है वो उन्होंने दे दिया। फिर धीरे धीरे अकाउंटिंग और ज़्यादा वाइडर होने लग गई, बहुत सारे प्रिंसिपल, रूल्स, रेगुलेशन बनते गए और अभी भी बनते जा रहे हैं। जो लुका पैसियोली थे, इनको फादर ऑफ अकाउंटिंग भी बोला जाता है, और इन्होंने इसके ऊपर जो बुक लिखी थी उसका नाम ये था सुम्मा डे अर्थमेटिका जियोमेट्रिका प्रोपोर्शन, ये पूरा इनका नाम है, आप चाहे तो याद रख सकते हैं। 1494 के अंदर इन्होंने ये बुक लिखी थी। ये इटली के रहने वाले थे, याद रखना, अपने राहुल गांधी भी इटली के हैं, ननिहाल है उनका, तो आपको याद रहेगा। तो इटली के रहने वाले थे ये। 1494 के अंदर इन्होंने बुक लिखी थी ये वाली, और इसके अंदर इन्होंने अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से समझाया था। इन्होंने अकाउंटिंग के कुछ रूल्स भी दिए थे, और इन्होंने बताया था अकाउंटिंग के अंदर आपकी, जैसे एक तो ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का बताया था, मेन इन्होंने लेज़र के ऊपर बहुत जोर दिया था। लेज़र के अंदर हम पोस्टिंग करते हैं ना, तो उन्होंने बोला पूरा लेज़र ही है, सब कुछ है, कि वहीं पूरे अकाउंट मेंटेन होते हैं, किससे कितना लेना है देना है। बाद में जो है आगे जाके इसको समराइज किया गया, और फिर फाइनल अकाउंट नाम की चीज़ आई, ट्रेडिंग, पीनल, बैलेंस शीट वगैरह सब आ गए। लेकिन बेस जो है वो लुका पैसियोली ने ही दिया था, इसीलिए उनको फादर ऑफ अकाउंटिंग बोला जाता है। ओके, ठीक है, तो ये थी अकाउंटिंग की हिस्ट्री। बात करें अगर फिर यहाँ पर कि अकाउंटिंग जो है वो इकोनॉमिक इवेंट है या आइडेंटिफिकेशन, अकाउंटिंग की अगर डेफिनेशन समझनी है आपको तो इकोनॉमिक इवेंट समझने होंगे। इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं, और कौन से डेटा का आइडेंटिफिकेशन करना है, मेजरमेंट करना है, रिकॉर्ड करना और कम्युनिकेशन करना, ये समझना होगा। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है वो समझना होगा, और इंटरेस्टेड यूजर्स क्या होते हैं वो समझना होगा। इसको करेंगे हम इसके अगले पार्ट के अंदर। आज के अंदर बस इस चैप्टर को स्टार्ट करना था। इसके अलावा अगर आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, बिल्कुल आप हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको दो काम कर सकते हैं, या तो आप इस नंबर पे कॉल कर दीजिए 9461234898, और या फिर आप हमारी ऐप डाउनलोड कर दीजिए। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या ऐप का नाम बता देता हूँ, प्ले स्टोर में जाके सर्च कर सकते हैं, कॉमर्स वाले गुरुजी, ये ऐप का नाम है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा इकोनॉमिक इवेंट्स को, है ना। मैंने बोला ना, ट्रांजैक्शंस को क्या करना, रिकॉर्ड करना, ट्रांजैक्शंस को क्या करना, क्लासिफाइड करना, यानी कि ट्रांजैक्शन का क्लासिफिकेशन करना, और बाद में उसका समराइज करना उस ट्रांजैक्शन को। तो ये तीनों चीज़ें करने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि कौन से ऐसे इवेंट्स है जो कि इकोनॉमिक हैं। उसके बाद में ही उन ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन है, उनको मेज़र करना, मापना उसको, और उसके बाद उनको रिकॉर्ड करना और फिर कम्युनिकेट करना। और थर्ड नंबर आता है फिर आपका यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन। ये सब हम किसके लिए करते हैं, है ना। सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, समराइज करते हैं, उन कम्युनिकेट करते हैं, उनको आइडेंटिफाइड करते हैं, मेज़र करते हैं सारे इकोनॉमिक इवेंट्स को, मनी में मापे जाने वाले ट्रांजैक्शन को, वित्तीय व्यवहारों को। तो वो किसके लिए करते हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरेस्टेड यूज़र ऑफ इन्फॉर्मेशन। ऐसा हम क्यों करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन जो हमने समराइज की है, क्लासिफाइड की है, ये किस किस के लिए है, कौन से यूज़र्स के लिए है। तो आइए हम वन बाय वन समझते हैं इन चारों पॉइंट्स को। तो अब एक छोटा सा यहाँ पर चार्ट है आपके सामने, देखिए अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग इज अ सिस्टम, अकाउंटिंग एक सिस्टम है जिसके अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है और कम्युनिकेट किया जाता है उन इंफॉर्मेशन को जो कि रेलेवेंट हो, रिलायबल हो और कंपेरेबल हो। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस के अंदर, है ना, किसी भी बिजनेस के अंदर
उन इंफॉर्मेशन को जो रेलेवेंट हो, जो रिलायबल हो, जो कंपेरेबल हो, उनको आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना और कम्युनिकेट करना ही अकाउंटिंग है। तो अकाउंटिंग इज अ सिस्टम दैट आइडेंटिफाई, रिकॉर्ड एंड कम्युनिकेट those information which are relevant, reliable, comparable in any organization। ओके, चलो और थोड़ा सा आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने बोला था हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक इवेंट्स। इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं? एक बिजनेस के अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं। ट्रांजैक्शंस का मतलब लेन देन होते हैं, बहुत सारे व्यवहार होते हैं ना। लेन देन तो चलता ही रहता है, बिजनेस इसलिए किया जाता है। तो इकोनॉमिक इवेंट क्या होते हैं? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इकोनॉमिक इवेंट्स। एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इकोनॉमिक इवेंट होते हैं। एंड इकोनॉमिक इवेंट इज नोन एज हैपनिंग ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज टू अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन एंड विच आर मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म। एक बिजनेस के अंदर वैसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, बहुत सारे व्यवहार होते हैं, लेन देन होते हैं, लेकिन उन्हीं व्यवहारों को, उन्हीं लेन देनों को, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना होता है जो कि मनी के अंदर मेजर किए जा सकते हैं। वही इकोनॉमिक इवेंट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए सेल ऑफ किसी कस्टमर को कुछ सेल किया, आपने माल बेचा, किसी कस्टमर को कुछ चीज़ बेची, प्रोडक्ट बेच दिया। तो ये प्रोडक्ट जो बेचा है ना, इसको मनी में मेजर कर सकते हो? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। वो प्रोडक्ट कितने रुपए का है, कितने रुपए में सेल किया आपने, तो मनी में मेजर किया जा सकता है। हाँ, तो ये एक इकोनॉमिक इवेंट है। आपने अपने बिजनेस के अंदर, बिजनेस ने, आप अपने आप को हमेशा बिजनेस समझ के अकाउंटिंग पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा आपको, है ना, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो आपने मतलब बिजनेस ने अपने एम्प्लॉय को कोई सैलरी दी, तो क्या ये मनी टर्म में इसको मेजर किया जा सकता है सैलरी को? हाँ किया जा सकता है। तो ये है एक इकोनॉमिक इवेंट है। ओके, अगर ऐसा कुछ देते हैं किसी को जिसको मनी टर्म में मेजर नहीं किया जा सकता, मनी में जिसको मापा नहीं जा सकता, पैसों में मापा नहीं जा सकता, वो इकोनॉमिक इवेंट नहीं होते हैं। ऐसे सारे ट्रांजैक्शन एक बिजनेस के अंदर जिसको मनी के अंदर मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है, वह फाइनेंशियल इवेंट होते हैं। हिंदी में इसको वित्तीय घटनाएं बोलते हैं, वित्तीय घटनाएं। ओके, तो अब ये इवेंट जो होते हैं इकोनॉमिक इवेंट, ये दो तरह के होते हैं। एक एक्सटर्नल इवेंट होते हैं, एक इंटरनल इवेंट होते हैं। एक्सटर्नल इवेंट में हो गया भाई कस्टमर को कुछ सेल कर दिया, या किसी से कस्टमर को कोई सर्विस दे दी, या कुछ परचेज कर लिया, या रेंट का पेमेंट कर दिया लैंडलॉर्ड को। ये सारे कौन से इवेंट होते हैं? एक्सटर्नल होते हैं। यानी ये बिजनेस से बाहर क्या कर सकते हैं? कुछ परचेज कर सकते हैं, कुछ सेल कर सकते हैं, किसी को पे कर सकते हैं, किसी से कुछ रिसीव कर सकते हैं। ये सब कुछ एक्सटर्नल इवेंट होते हैं। इंटरनल इवेंट वो होते हैं जो बिजनेस के अंदर होते हैं। यानी कि जैसे एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल सेंड कर दिया, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज दिया। जो फिनिश गुड्स है यानी कि तैयार किया हुआ माल है, उसको जो है फैक्ट्री से ऑफिस में जो सेलिंग डिपार्टमेंट है वहाँ सेंड कर दिया। तो ये इंटरनली इवेंट होते हैं। तो दो तरह के इवेंट होते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा इकोनॉमिक इवेंट। तो इकोनॉमिक इवेंट से आप क्या समझे? इकोनॉमिक इवेंट वो इवेंट होते हैं जिसको मनी के अंदर, वो सारे ट्रांजैक्शन, वो सारे इवेंट जिनको मनी के अंदर मेजर किया जा सकता है, पैसों में मापा जा सकता है। एक बिजनेस के अंदर जो भी इवेंट होते हैं उसको इकोनॉमिक इवेंट बोलते हैं। अब आता है सेकंड नंबर, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। तो हमने सबसे पहले पता कर दिया कि इकोनॉमिक इवेंट कौन से हैं, पता कर लिया। अब उस इकोनॉमिक इवेंट को क्या करेंगे? हम आइडेंटिफाई करेंगे। हम देखेंगे कौन सा इकोनॉमिक इवेंट है और कौन सा इकोनॉमिक इवेंट नहीं है ना। तो जो इकोनॉमिक इवेंट है उसको आइडेंटिफाई करना। तो देखो, इट मीन डिटरमाइन व्हाट ट्रांजैक्शन टू बी रिकॉर्ड, कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं वो डिसाइड देखना। टू आइडेंटिफाई इवेंट विच आर टू बी रिकॉर्डेड इन इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग एक्टिविटी एंड सेलेक्टिंग दोज इवेंट दैट आर कंसिडर्ड फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये बोल रहा है केवल वही इवेंट हमको आइडेंटिफाई करने हैं और उनको रिकॉर्ड करने के लिए आगे प्रोसीड करना है जो एक तो फाइनेंशियल कैरेक्टर हो उनके अंदर, यानी कि मनी में जिसको मेजर किया जा सकता हो, यानी कि वो इकोनॉमिक इवेंट होना चाहिए, और वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होना चाहिए, आपके पर्सनल नहीं होना चाहिए या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन का नहीं होना चाहिए, है ना।
तो वो इवेंट को आइडेंटिफाई करना और उसको रिकॉर्ड करना। अब रिकॉर्ड करेंगे तो सही, लेकिन उससे सबसे पहले क्या करना, मेजरमेंट करना, है ना, कि वो इकोनॉमिक इवेंट है कितने का, कितने रुपए, मनी में करोगे, डॉलर में करोगे, किस में रिकॉर्ड उसको मेजर करोगे। जिस भी फाइनेंशियल रुपी के अंदर, डॉलर के अंदर आप उसको रिकॉर्ड करना चाहते हैं, हाँ, तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए पहले उसका मेजरमेंट करना कि उसको रिकॉर्ड किस प्राइस पे करना है। इट मीन क्वांटिफिकेशन इंक्लूडिंग एस्टिमेट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन टू फाइनेंशियल टर्म बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट। उसको रुपी के अंदर, पैसा के अंदर या किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर उसको मेज़र करना, ये होता है मेज़रमेंट, है ना, उसको मापना। अब मेज़र कर लिया, पता कर लिया भाई ये फाइनेंशियल इवेंट है, यानी कि इसको मनी में मेज़र किया जा सकता है, तो पता कर लिया, उसके बाद उसको मेज़र कर लो, अब उसको रिकॉर्ड करो। वंस द इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाइड, जब एक बार आइडेंटिफाई हो जाए, यानी कि ये वाला, जब एक बार मेजरमेंट हो जाए, उसका मेजर्ड हो जाए फाइनेंशियल टर्म में, पैसे में, रुपी में, अब उसको क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन मॉनेटरी टर्म एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये हमको लुका पैसियोली ने बताया था कि जो भी रिकॉर्ड करना होता है उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करना होता है और मॉनेटरी टर्म के अंदर करना होता है। ओके, चलो सर हमने रिकॉर्ड कर दिया, अब क्या करना। अब रिकॉर्डिंग के बाद में वैसे तो कुछ काम और होते हैं, वो रिकॉर्डिंग के बाद में क्या होता है, इनका क्लासिफिकेशन होता है ना। जैसे कोई ट्रांजैक्शन सैलरी से रिलेटेड है तो वो एक्सपेंडिचर में जाएगा, कोई इंटरेस्ट मिला है तो वो इनकम में जाएगा, कोई बिल्डिंग परचेज करी है तो वो एसेट में जाएगी, किसी से कुछ उधार लिया है, लोन लिया है तो वो लायबिलिटी में जाएगा, कुछ चीज़ें कैपिटल में जाएगी। तो क्लासिफिकेशन करना, कौन से रिकॉर्ड को कहाँ कहाँ भेजना है। ओके, और रिकॉर्ड कर लिया, फिर क्लासिफिकेशन, और उसके बाद समराइज, उसको समराइज करना। समराइज का मतलब यहाँ पर ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट बनाने से है, फाइनल अकाउंट बनाने से है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, पीएनएल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, और इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है वो भी पार्ट होता है फाइनल अकाउंट का, और कुछ एक्सप्लेनेटरी नोट्स होते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं, तो वो सब समराइज होता है। पूरे के पूरे जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनकी सबकी समरी होती है, जिसको एक पेज पे देख के समझा जा सकता है कि इस कंपनी की, इस व्यापार की, इस ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। फिर आता है कम्युनिकेशन। अब वो जो आपने समराइज कर दिया, क्लासिफाइड कर दिया, जो जितने भी अकाउंट थे उनको रिकॉर्ड कर दिया, अब उनको क्या करना, कम्युनिकेट करना। अब कम्युनिकेट कैसे कर सकते हो, आप रिपोर्ट कर सकते हो डेली बेस पे, वीकली बेस पर, मंथली बेस पर, क्वार्टरली बेस पर, या फिर ईयरली बेस पर, तो है। अब आप कम्युनिकेट किससे किसको करोगे, उसके लिए मैंने एक चार्ट बना रखा है, आपको यहाँ पर बताता हूँ। कम्युनिकेट किया जाता है जितनी भी आपकी इन्फॉर्मेशंस हैं उनको, एक तो इंटरनली यूज़र और एक एक्सटर्नल यूज़र, दो यूज़र होते हैं फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन या जो आपने अकाउंटिंग करी है उसको यूज़ करने वाले। एक इंटरनल यूज़र होते हैं, एक एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। इंटरनल यूज़र का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या बिजनेस के अंदर काम करने वाले लोग, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, बिजनेस यूनिट मैनेजर, प्लांट मैनेजर, स्टोर मैनेजर, लाइन मैनेजर, सुपरवाइजर, ये सब उस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो आपकी अकाउंटिंग करी हुई इन्फॉर्मेशन है उस सब का यूज़ करते हैं, उसको देखते हैं और उसके बेस पर डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं काम कैसे करना है उस बारे में। एक एक्सटर्नल यूज़र होते हैं। एक्सटर्नल यूज़र वो यूज़र होते हैं जो एक बिजनेस से बाहर के होते हैं, इंटरनल नहीं होते हैं। ये शेयर होल्डर हो गए जिन्होंने शेयर परचेज कर रखे हैं, कंपनी के शेयर होल्डर हैं, है ना। उसके बाद क्रेडिटर हो गए जिन्होंने कंपनी को उधार दिया है, बैंक हो गई, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, डिबेंचर होल्डर हो गए, टैक्स अथॉरिटीज़ हो गई, रेगुलेटरी एजेंसीज हो गई, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, कस्टमर्स हो गए। इन सब का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरेस्ट होता है तो ये लोग उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। जैसे बैंक को अगर किसी बिजनेस के लिए लोन पास करना है, यानी कि किसी बिजनेस को लोन देना है, तो बैंक क्या ऐसे आंखें बंद करके लोन दे देगी? नहीं, पहले वो उसकी अकाउंटिंग यानी कि उसके फाइनेंशियल अकाउंट्स, उसके फाइनल अकाउंट्स, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता करेगी, है ना। तो उसके लिए उसको चाहिए ना, उसको सारी अकाउंटिंग चाहिए ना, तो वो हम प्रोवाइड कराएंगे। बैंक उसको देखेगी, फिर बैंक को लगेगा सेटिस्फाइड हो जाएगी, तभी तो लोन देगी। तो हर कोई अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इन इन्फॉर्मेशंस का यूज़ करता है, इन सूचनाओं का यूज़ करता है। ओके, तो ये हो गया आपका इंटरेस्टेड यूज़र। तो एक बार वापस अपन यहाँ आते, देखो क्या क्या हो गया। इकोनॉमिक इवेंट हो गए, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन हो गया।
और इंटरेस्टेड यूज़र करा लिया। अब आता है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन वो चीज़ होती है जिसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन वो होता है जिसके लिए अकाउंटिंग की जाती है। एक ऑर्गेनाइजेशन ये पता करना चाहता है कि उसको कोई प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो उसके लिए वो अकाउंटिंग करता है। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हो सकते हैं वो साइज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप भी होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा। कंसर्न होता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो सकती है, कंपनी हो सकती है, लोकल अथॉरिटी हो सकती है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो सकता है, या एनी अदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, जिसको AOP और BOI बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ पर्सन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, है ना। तो ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो भी हैं, ये सारे बिजनेस हो सकते हैं और ये अकाउंटिंग करते हैं। ये फाइनल अकाउंट भी बनाते हैं ताकि अपने जो भी यूज़र्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, उन फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने वाले, उनके साथ कम्युनिकेट कर सके और पता कर सके कि उसकी बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, उसकी ग्रोथ क्या है, उसका प्रॉफिट कितना हो रहा है, उसका फ्यूचर क्या होगा, है ना। तो इन सब का इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए अकाउंटिंग की जाती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ये 3 चीज़ें: अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग कॉन्वेंशन जो है वो क्या होती है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। अधिकतर क्या होता है कि इन तीनों को एक ही समझ लिया जाता है, ऐसा नहीं है। तीनों के बीच में डिफरेंस है, लेकिन ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, यानी कि एक दूसरे से संबंधित हैं। अकाउंटिंग कन्वेंशंस को जो हिंदी में लेखांकन परंपराएं बोला जाता है, कॉन्वेंशंस को, और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को हिंदी में लेखांकन अवधारणाएं बोला जाता है, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हिंदी में लेखांकन सिद्धांत बोला जाता है। अब यहाँ पर अगर हम अकाउंटिंग वर्ड हटा दें, है ना, और फिर हम समझे कि कॉन्वेंशन, कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल क्या होता है। नॉर्मली किसी भी चीज़ का कॉन्वेंशन मतलब परंपरा। तो सबसे पहले कोई भी चीज़ स्टार्ट होती है ना, तो एक परंपरा बन जाती है, एक प्रथा बन जाती है ना। तो और वो फिर आगे जाके क्या बनता है, एक कॉन्सेप्ट बन जाता है, और फिर आगे जाके वो क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है, यानी कि वो सिद्धांत बन जाता है, उसके ऊपर उसके रूल्स एंड रेगुलेशन बन जाते हैं। तो ऐसा ही अकाउंटिंग के साथ में भी हुआ। अकाउंटिंग से रिलेटेड जब अकाउंटिंग स्टार्ट हुई तो उस टाइम कुछ परंपराएं आई, वो चली, फिर वो आगे जाके कॉन्सेप्ट बन गई, अवधारणा बन गई, और फिर उसके ऊपर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बन गए, और वो प्रिंसिपल का रूप उन्होंने ले लिया। तो कहने का मतलब है सबसे पहले अकाउंटिंग कन्वेंशंस बनती हैं, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में, और फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर। यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल, लेखांकन सिद्धांतों का बेस क्या है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का बेस क्या है, अकाउंटिंग कॉन्वेंशंस, ठीक है, यानी कि लेखांकन परंपराएं। ओके, अब देखिए स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले एक एक करके समझेंगे, तीनों में डिफरेंस थोड़ा बहुत हमने जाना है और अभी हम जानेंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, इसका थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कई बार, बच्चा ज़्यादा इसमें लिख नहीं पाता है। अगर आप ये पूरा लेक्चर देखते हैं एंड तक, तो मेरी गारंटी है आपको वापस इसके बाद और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर इन 3 चीज़ों का डिफरेंस बताना हो या इनको एक्सप्लेन करना होगा तो। ओके, तो चलिए सबसे पहले व्हाट इज कन्वेंशन। कन्वेंशन होता क्या है, अकाउंटिंग नहीं, ओनली कन्वेंशन। तो अ ट्रेडिशनल वे ऑफ बिहेविंग ऑफ और डूइंग समथिंग, एक ट्रेडिशनल तरीका, परंपरागत तरीका किसी चीज़ को करने का, है ना। जैसे अपने इंडिया के अंदर आपको पता है एक परंपरा स्टार्ट हुई कि जो बड़े लोग, छोटे बच्चे होते हैं या जो छोटे होते हैं, वो जो बड़े होते हैं उनके क्या पाँव छूते हैं। ये क्या है, ये एक कन्वेंशन है, ये एक परंपरा है। और फिर ये परंपरा क्या बन गई, आगे जाके कॉन्सेप्ट बन गई। वो कैसे बन गई कि अगर आप बड़े के पैर छूओगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। फिर उसके आगे रूल्स एंड रेगुलेशन बन गए कि जैसे शादी होती है तो शादी के बाद में जो नया जोड़ा होता है वो अपने पेरेंट्स के पाँव छूता है। तो ये कुछ फिर उसके ऊपर प्रिंसिपल्स बन गए कि कब कब ऐसा करना है, नया दिन आएगा तब छूने हैं पाँव, है ना। तो पहले परंपरा स्टार्ट होती है, फिर अवधारणा और फिर सिद्धांत, ऐसे मामला चलता है। ये तो हो गया सिंपल, आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया, कन्वेंशंस, कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल। अब आ जाते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस के ऊपर। तो अकाउंटिंग कन्वेंशंस ये होती थी कि पहले SLM जो स्टेट लाइन मेथड, सीधी रेखा विधि, स्टेट लाइन मेथड एक डेप्रिसिएशन का मेथड था।
डेप्रिसिएशन लगाने का मेथड जो सबसे सिंपल होता था, जिसमें हर साल डेप्रिसिएशन क्या लगता था, एक जैसा, आपने 11th-12th में पढ़ा होगा डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास नाम का चैप्टर। तो उसमें एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता था, यानी कि सीधी सरल रेखा विधि होती थी हास लगाने की, डेप्रिसिएशन लगाने की, जिसमें डेप्रिसिएशन हर बार सेम लगता था। तो ये जो है ये एक परंपरा बन गई थी, एक कन्वेंशंस था। लेकिन बाद में ये क्या बन गया, आगे जाके कॉन्सेप्ट बन गया, और फिर आगे जाके क्या बन गया, इसके ऊपर प्रिंसिपल्स बन गए, इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बन गए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन गए, है ना। तो ऐसे ठीक है। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग, इसका मतलब अब जैसे ये SLM नाम का जो डेप्रिसिएशन मेथड था, स्ट्रेट लाइन मेथड, अभी भी क्या वो अकाउंटिंग कन्वेंशंस है? नहीं, अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पहले वो कॉन्सेप्ट बना, कॉन्सेप्ट बनने के बाद में वो प्रिंसिपल बन चुका है ना। तो वो अभी भी अकाउंटिंग कन्वेंशन नहीं है, कन्वेंशन नहीं है ना, कॉन्वेंशन नहीं है वो। बट ऐसी अकाउंटिंग कॉन्वेंशन यानी कि ऐसी अकाउंटिंग लेखांकन परंपरा है जो अभी तक कॉन्सेप्ट नहीं बनी है, प्रिंसिपल नहीं बनी है। वो है 4। वो कौन कौन सी है? एक तो है कॉन्वेंशंस ऑफ डिस्क्लोजर यानी कि पूर्ण प्रकटीकरण की परंपरा, एक है कॉन्वेंशंस ऑफ कंसिस्टेंसी यानी कि एक रूपता की परंपरा, एक है कॉन्वेंशंस ऑफ कंजर्वेटिज्म, है ना, एक ये है यानी कि रूढ़िवादिता की परंपरा, एक है कॉन्वेंशंस ऑफ मैटरनिटी यानी कि महत्वता की परंपरा। तो ये इनको ये भी आगे जाके धीरे धीरे क्या बन जाएगी, कॉन्सेप्ट, और फिर क्या बन जाएंगे, इसके ऊपर प्रिंसिपल्स बन जाएंगे। आई होप आपको अकाउंटिंग कॉन्वेंशन समझ में आ गया होगा, यानी कि लेखांकन परंपराएं आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की, यानी कि लेखांकन अवधारणा की बात कर लेते हैं। लेखांकन अवधारणा क्या होती है? बेसिक एजम्पशंस होती हैं, और ये एजम्पशन किसके बेस पे ली जाती है? इनके बेस पर ली जाती है एजम्पशंस, और इन एजम्पशंस के बेस पर हम क्या तैयार करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ गए ना, वित्तीय विवरण यानी कि फाइनल अकाउंट, जैसे स्टेटमेंट ऑफ P&L, बैलेंस शीट, है ना। तो वो सब हम किसके बेस पे बनाते हैं? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बेस पे बनाते हैं। बिना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के फाइनल अकाउंट प्रिपेयर नहीं किए जा सकते, तैयार नहीं किए जा सकते। ओके। इसके अलावा जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होता है वो खुद बेस होता है किसका? अकाउंटिंग प्रिंसिपल का। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो बनाए जाते हैं उसका बेस क्या होता है? उसका बेस होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। ओके। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कौन कौन से होते हैं? वो ये रहे, 9 है टोटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। एक है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, यानी कि बिजनेसमैन अलग है, बिजनेस अलग है, बोथ आर सेपरेट, वो वाला। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, उन्हीं चीज़ों को रिकॉर्ड करना है जिसे मनी में मेजर किया जा सकता है, मापा जा सकता है, मुद्रा मापकन अवधारणा बोलते हैं इसको। फिर है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की व्यापार बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा। फिर ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम वाला। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, कॉस्टिंग वाला। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट की रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना है यानी कि कब उसको लिखना है। मैचिंग कॉन्सेप्ट, किसको मैच करना, इनकम और एक्सपेंडिचर का मैचिंग कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट, भले ही कोई इनकम मिली हो या नहीं मिली हो उससे मतलब नहीं है, अगर उसको अर्न कर लिया है, कमा लिया है तो उसको दिखाना पड़ेगा, है ना, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट के अंदर आता है। कोई भी एक्सपेंडिचर हमने कर दिया है तो चाहे उसका पेमेंट किया है नहीं किया है उसको उसी करंट ईयर में दिखाना है, ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एक अकाउंटिंग पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम का होता है? 1 ईयर का, 12 मंथ का, है ना। तो ये सब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, और इन्हीं के बेस पर हमने आगे जाके क्या बनाए? अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाए, लेखांकन सिद्धांत बनाए। इनके बिना अकाउंटिंग प्रिंसिपल नहीं बन सकते थे। ओके। तो सर ये इनको डिटेल में पढ़ेंगे क्या? बिल्कुल, आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम आगे चले उससे पहले मैं बता दूं, अगर कोई मुझसे लाइव क्लास लेना चाहता है तो आप लोग हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी ऐप का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप, कॉमर्स वाले गुरुजी ऐप। वहाँ पर लाइव क्लासेस चलती हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएगी आपको, है ना। बिल्कुल लो फीस के अंदर अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन आपको मिल जाएगा। और इसके लिए आप मेरे को कोई प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे कॉल करके कोर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9461234898। चलिए अब आ जाते हैं हम हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर, लेखांकन सिद्धांत पर। लेखांकन सिद्धांत क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? ये रूल्स है ना, गाइडेंस है, और इनको रूल्स को, गाइडेंस को किसके बेस पर तैयार किया गया है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के बेस पर तैयार किया गया है।
ओके। अगर किसी भी फाइनेंशियल डेटा को रिपोर्ट करना हो तो आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल की ज़रूरत पड़ती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, सिंपल सीधा बताऊं आपको तो पैटर्न और लिटिलटन ये दो विशेषज्ञ थे, एक्सपर्ट थे अकाउंटिंग के, इन्होंने बोला प्रिंसिपल कुछ भी नहीं है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल है क्या, ये कुछ भी नहीं है, ये है आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एएस नाम सुना है आपने, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम सुना ही होगा। आप अगर कॉमर्स से बैकग्राउंड से हैं, 11th-12th आपने कॉमर्स पढ़ रखा है, तो आपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाम तो कहीं ना कहीं ज़रूर सुना होगा। तो वो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं ना, वो आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही है और कुछ नहीं है ना, कि अकाउंटिंग कैसे करनी है, किस चीज़ को कहाँ दिखाना है, कैसे दिखाना है ना, वो सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर लिखा होता है। वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वही प्रिंसिपल है। और वो किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड होते हैं। ओके, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो सबसे पहले अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करूं तो IASC यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी, मैं इसका नाम बता देता हूं आपको, इसका नाम क्या है, इसकी फुल फॉर्म इंटरनेशनल, समझना ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आगे आपके अगले लेक्चर में काम आएगा ये। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है IASC का। इन्होंने क्या किया, IASC ये कमिटी है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कमिटी है, इन्होंने एक बोर्ड बनाया है ना, बोर्ड गठित किया इन्होंने, बनाया इन्होंने। उस बोर्ड का नाम है IASB यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, फुल फॉर्म लिख देना, बहुत काम आएगी, और इसको समझना ये है क्या। तो एक इंटरनेशनल लेवल पर एक कमेटी है, उसने IASB यानी कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड नाम का क्या बना दिया, एक बोर्ड बना दिया। उस बोर्ड का काम क्या था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार करना, और उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्या बोला गया, जो इंटरनेशनल लेवल पर अप्लाई होते हैं, इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर, उनका नाम रखा गया IFRS यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। और ये लगभग 150 प्लस 150 से ज़्यादा देशों में अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हैं वो यही फॉलो किए जाते हैं। जो IFRS जिनको बोला जाता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, जो किसने बनाए हैं, IASB ने बनाए हैं। IASB मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने बनाए हैं, और इस बोर्ड का गठन किसने किया था, IASC ने, है ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमेटी ने किया था। तो ये कमेटी है, उसने ये बोर्ड बनाया, उसने ये इंटरनेशनल लेवल पर अप्लाई होने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाए यानी कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल बनाए, जो 150 देशों से ज़्यादा कंट्री में यही अप्लाई किए जाते हैं सीधे के सीधे। अपने इंडिया में भी IFRS ही अप्लाई किए जाते हैं, लेकिन थोड़े बहुत चेंजेस के साथ में। हमने एज इट इज़ IFRS जो है वो इंडिया में अप्लाई नहीं किए, हमने उसके अंदर थोड़ा बहुत चेंज किया गया, उसको बोला गया IND-AS मतलब इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है, IFRS ही है, बट इसमें कुछ चीज़ें ऐड की गई, कुछ चीज़ें डिलीट की गई, तो थोड़ा बहुत चेंज हो गया, इसलिए हमने उसको IFRS ना बोल के इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोला। लेकिन ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किसने बनाया, ये इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी कि जो IFRS के अंदर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो चेंजेस किया वो किसने किया, वो किया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको ASB बोलते हैं, अकाउंटिंग, ये इंडिया का बोर्ड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड का गठन किसने किया, वो किया ICAI ने। ये कौन है, ये है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। जो CA करवाता ना, ये वो वाला ही है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाला कोर्स करवाता ना, ये वही है। तो उस ICAI ने क्या किया, ASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड बनाया, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने क्या किया, IFRS को लिया, उसके अंदर कुछ चेंजेस किए, जिसको कार्व इन और कार्व आउट बोला जाता है, जो है ना, कुछ जोड़ना कुछ हटाना, वो किया, और उसको एक नया नाम दिया IND-AS, और वो अप्लाई कर दिया।
अब इंडिया में कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई होते हैं? इंड एस यानी कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और इंटरनेशनल लेवल पे कौन से होते हैं? IFRS यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये एक चीज़ और, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट यानी कि लेखांकन अवधारणा स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ जो मैं हर बार भूल जाता हूँ बताना, वो है कि बीकॉम से रिलेटेड हमारा एक चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। वहाँ पर आपको ये नोट्स वगैरह आप प्रोवाइड कराए जाएंगे मेरी तरफ से। एग्जाम टाइम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह भी आपको दिए जाएंगे, अपडेट भी आपको टाइम टू टाइम दी जाएगी। उस टेलीग्राम चैनल का नाम है CWG फॉर बीकॉम। जो हमारे अभी इस यूट्यूब चैनल का नाम है ना, वही है CWG फॉर बीकॉम, ये उस टेलीग्राम चैनल का नाम है। आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन ज़रूर कर देना। CWG का मतलब होता है कॉमर्स वाले गुरुजी। जो हमारा 11th-12th का चैनल है उसका नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी। शॉर्ट फॉर्म बना दी हमने CWG फॉर बीकॉम का मतलब बीकॉम के लिए। तो टेलीग्राम चैनल है और यूट्यूब चैनल भी यही है हमारा, आप जानते ही हैं, जिस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। खैर चलिए हम आगे बढ़ते हैं और लेखांकन अवधारणाओं के अंदर आज हम करने वाले हैं एंटिटी कॉन्सेप्ट। इस एंटिटी कॉन्सेप्ट को सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। और इसको हिंदी में बोला जाता है पृथक लेखांकन या पृथक अस्तित्व, लेखांकन नहीं सॉरी, पृथक अस्तित्व की अवधारणा, अस्तित्व की अवधारणा, ठीक है। ये है आपका फर्स्ट, पृथक अस्तित्व की अवधारणा, ये बोला जाता है। तो हम कर रहे हैं अभी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं, लेखांकन अवधारणाएं कर रहे हैं, और उसमें सबसे फर्स्ट हम कर रहे हैं सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट यानी कि पृथक अस्तित्व की अवधारणा। जो बच्चे मेरे से 11th-12th में पढ़े हुए हैं, कॉमर्स वाले गुरुजी यूट्यूब चैनल से पढ़े हुए हैं, उनको ये पता है ये क्या है, क्योंकि मैंने 11th-12th के बेस में हर बार ये बताया है कि एंटिटी कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है, यानी कि व्यापार अलग है और व्यापारी अलग है। बिजनेस अलग होता है और उसका ऑनर अलग होता है, सेपरेट होते हैं वो दोनों एक ही नहीं होते हैं एज पर अकाउंटिंग पर्पस। लेखांकन के उद्देश्य से ये दोनों अलग होते हैं। अगर इन दोनों को एक मान लिया जाएगा तो हम इसकी अकाउंटिंग नहीं कर सकते। इसीलिए आपने देखा होगा बैलेंस शीट तो आप जानते ही हैं, बीकॉम फर्स्ट ईयर के अंदर आप पढ़ रहे हैं अभी, तो बैलेंस शीट तो आपको पता ही होगा। तो बैलेंस शीट के अंदर आप देखते होंगे कि जो लायबिलिटी साइड होती है वहाँ पर हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट के अंदर जो लायबिलिटी साइड होती है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, वहाँ हम क्या दिखाते हैं, हम वहाँ पर कैपिटल दिखाते हैं। आपने देखा होगा वहाँ हम क्या दिखाते हैं, कैपिटल। तो एक बिजनेस के लिए कैपिटल लायबिलिटी कैसे होगी? कैपिटल मतलब जो पैसा ऑनर ने लगाया है बिजनेस के अंदर। जैसे अगर मैं कोई एक बिजनेस स्टार्ट करूं तो मुझे पैसा लगाना पड़ेगा ना, मेरे घर से लाके कुछ, उसको ही कैपिटल बोलते हैं। लेकिन बिजनेस के अंदर उस कैपिटल को कहाँ दिखाया जाता है? लायबिलिटी। क्योंकि बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, व्यापार अलग है, व्यापारी अलग है, ऑनर अलग है और बिजनेस अलग है, ऑर्गेनाइजेशन अलग है बिल्कुल। इसलिए अकाउंटिंग जो की जाती है, हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के लिए करते हैं, और उस वजह से जो पैसा एक बिजनेस को, व्यापार को किससे मिला है? ओनर से मिला है, व्यापारी से मिला है, वो बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए लायबिलिटी है, जो कभी ना कभी वापस पे करना पड़ेगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ लिखा हुआ है? जो हम 11th में पढ़े आ रहे हैं, 12th में हमने पढ़ा होगा, ये कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर, और इस कॉन्सेप्ट का नाम है पृथक अस्तित्व की अवधारणा यानी कि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका नीचे ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, लेकिन जरूरत नहीं है, मैंने तो आपको बता दिया है, समझा दिया है। नेक्स्ट हमारे सामने सेकंड नंबर जो आता है वो आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। सेकंड नंबर का नाम क्या है? मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ये रहा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, लेखांकन अवधारणाएं हैं, उसमें सेकंड नंबर है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसको हिंदी में बेटा बोलते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट को मुद्रा मापांकन अवधारणा, मापांकन अवधारणा। ये जो लेक्चर फर्स्ट है उसमें मैंने ये बताया था आपको
कि अकाउंटिंग के अंदर जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं, वित्तीय व्यवहार होते हैं, फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शन होते हैं, केवल उन्हें ही रिकॉर्ड किया जाता है। उसकी वजह ये होती है कि मतलब उन्हीं व्यवहार को, उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है जिसको मनी के अंदर मेजर किया जा सके। ऐसे ट्रांजैक्शन, ऐसा लेन देन जिसको पैसों में माप नहीं सकते, मुद्रा में माप नहीं सकते, मनी में मेजर नहीं कर सकते, उसको अकाउंटिंग के अंदर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। ये हमें कौन बोलता है? ये हमें बोलता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मुद्रा मापांकन अवधारणा, जो कि एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, लेखांकन अवधारणा है। और इसी के बेस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। जैसे आपके बिजनेस के अंदर जो आपके एम्प्लॉयज़ है, जो आपके कर्मचारी हैं, वो बहुत वफादार हैं। वफादार का मतलब बहुत रॉयल हैं, बहुत आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं, बहुत विश्वसनीय हैं, बहुत टैलेंटेड हैं। लेकिन क्या इस टैलेंट को, इस वफादारी को, इस लॉयल्टी को क्या आप मनी के अंदर मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फिर थर्ड नंबर निकल के आता है आपके सामने, वो है प्रीडिकल कॉन्सेप्ट बोलते हैं, है ना। यानी कि आप बोल सकते हैं लेखांकन अवधि की अवधारणा, लेखांकन अवधि की अवधारणा। जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट किया जाता है ना, तो ये सोच के स्टार्ट किया जाता है, ये थर्ड नंबर है बेटा, ये सोच के स्टार्ट किया जाता है कि वो बिजनेस जो है बहुत लंबे टाइम तक चलेगा। इसको अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना, लेखांकन अवधि अवधारणा बोलते हैं। तो बिजनेस ये सोच के कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है तो ये सोच के स्टार्ट करता है कि 2 महीने बंद कर दूंगा, नहीं, वो सोचता है लंबे टाइम तक चलाना है भैया, बहुत झंडे काटने हैं, लंबा चलेगा, ये करेंगे वो करेंगे। वो बात अलग बात है, बहुत सारे बिजनेस आगे चल भी पाते हैं, कुछ बंद भी हो पाते हैं, लेकिन जब स्टार्ट करते हैं तब यही सोच के स्टार्ट करते हैं ना कि बहुत अच्छा करेंगे, लंबा चलेगा हमारा बिजनेस। तो अब उस पूरे बिजनेस का जो हिसाब किताब है, क्या जो उसका हमें उस बिजनेस से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, क्या वो हम बिजनेस जब खत्म होगा, एंड होगा, जब बिजनेस का समापन करेंगे, डिसोल्यूशन करेंगे, क्या तब पता करेंगे? वो सही नहीं रहेगा। इसलिए हम बिजनेस के अंदर जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसको एक पीरियड के अंदर जो है उसकी कैलकुलेशन करते हैं। वो पीरियड कौन सा होना चाहिए? तो अमूमन वो पीरियड जो है वो 12 मंथ का होता है, 12 महीने का होता है, 12 मंथ का। लेकिन ये 12 महीने का जो पीरियड होता है, ये मतलब 1 ईयर, 12 महीने मतलब 1 ईयर, अधिकतर ये 1 ईयर माना जाता है। और अपने यहाँ पर देखें तो ये 1 ईयर जो पीरियड होता है, ये 2 तरीके से होता है। एक कैलेंडर ईयर भी होता है, कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर क्या होता है? 1 जनवरी को स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है, ये कैलेंडर ईयर होता है। अगर क्वेश्चन में कैलेंडर ईयर फॉलो करने का बोला हुआ है तो हम इसको फॉलो करते हैं भाई, 1 जनवरी 2021 और 31 दिसंबर 2021 में ये पूरे 12 महीने हो जाएंगे। एक होता है फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर जिसको वित्त वर्ष बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। जो फाइनेंशियल ईयर होता है बेटा, वो हमेशा 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को बंद होता है। अब मार्च का महीना मतलब 1 महीने पीछे नहीं जाना है। जैसे 1 अप्रैल 2021 में एक ईयर स्टार्ट अभी हो चुका है, अभी 2021 चल रहा है, तो 1 अप्रैल में स्टार्ट हो चुका है। ये ईयर पूरा खत्म कब होगा? 31 मार्च 2022 में जाके। तो 2 होते हैं। और अमूमन पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है 12 महीने ही अकाउंटिंग पीरियड माना जाता है, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन की जाती है, ताकि बिजनेस को कंपैरिजन अच्छे से किया जा सके, तुलना अच्छे से की जा सके, बहुत सारे उसके बेनिफिट मिलते हैं, अकाउंटिंग समझना आसान हो जाता है, बिजनेस की ग्रोथ है या नहीं है, कंपैरिजन वगैरह बहुत आसान हो जाता है। तो ये एक अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट होता है। चलिए हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा, हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा फिर अक्रूवल कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट नंबर 4 कौन सा बेटा? अक्रूवल कॉन्सेप्ट, उपार्जन की अवधारणा, उपार्जन की अवधारणा, हिंदी में बोलते हैं इसको उपार्जन की अवधारणा, यानी कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट। जो भी बिजनेस के अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड तो किया ही जाता है, बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन है उनको क्या किया जाता है? रिकॉर्ड किया जाता है। जितने भी व्यवहार होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करते हैं ना, रिकॉर्डिंग करते हैं। पहले रिकॉर्डिंग होगी, फिर उसकी अकाउंटिंग वगैरह होती है, फाइनल अकाउंट तैयार होते हैं। तो कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं, तो अक्रूवल बेस पे डिसाइड किया जाता है कि कौन से ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने हैं। अभी जो मैं बोलने वाला हूँ उसको सुनना, अक्रूवल कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा अगर आप मेरे शब्दों पे ध्यान देंगे। तो
एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने कोई इनकम कमा ली है, कोई इनकम आपने कमा ली है, अर्न कर ली है, अब भले ही वो रिसीव्ड हुई है या नहीं हुई है, उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, उसकी अकाउंटिंग की जाएगी। कौन से ईयर में अकाउंटिंग की जाएगी? जिस ईयर में आपने उसको अर्न कर लिया है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे आपको कोई कमीशन मिलना है आज के दिन, आज का ईयर मान लो, कैलेंडर ईयर मान लेते हैं, 2021 के अंदर कोई आपने कमीशन कमा लिया है या कोई इंटरेस्ट कमा लिया है आपने, बट अभी तक मिला नहीं है। मिलेगा मान लेते हैं वो आपको 2022 के अंदर, तो हम उसको रिकॉर्ड कब करें? 22 में जब वो मिलेगा, या जब कमा लिया है तब? तो जब कमा लिया है तब, है ना। जैसे अगर कोई खर्चा हो जाता है, एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो उसको रिकॉर्ड कब करना है? तो एक्सपेंडिचर जब हो जाता है, जिस ईयर के अंदर एक्सपेंडिचर खर्चा हुआ है, जिस ईयर से रिलेटेड वो खर्चा है, हम उसको उसी ईयर में दिखाएंगे। भले ही उसका पेमेंट किया हो या नहीं किया हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कैश बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं चलती है, एक्रूअल बेसिस पे चलती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको जो है 2021 का रेंट पे करना है, मान लेते हैं 1 लाख रुपए, पूरे साल का 1 लाख रुपए रेंट पे करना है, लेकिन अभी तक आपने पे किया नहीं है। लेकिन कौन से साल का रेंट है? 2021 का। आप पे कर रहे हो उसको 2022 में, तो इसको हम रिकॉर्ड कब करें? 21 में या 22 में? तो 21 में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि ये किस ईयर का रेंट है? 21 का है। समझ में आया? तो ये एक्रूअल कॉन्सेप्ट होता है, और ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। पूरी अकाउंटिंग, पूरी जनरल एंट्रीज वगैरह जो है इसी अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पर, यानी कि इसी एक्रूअल कॉन्सेप्ट पर, उपार्जन की अवधारणा पर ही आधारित है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फिर पॉइंट नंबर आ गया हमारा, ये हो गया 4th। अब हम करते हैं बात पॉइंट नंबर 5th की, जिसका नाम है मैचिंग कॉन्सेप्ट। ओके, मैचिंग कॉन्सेप्ट को बेटा हिंदी के अंदर बोला जाता है मिलान की अवधारणा। मिलान की अवधारणा, ठीक है, अवधारणा, मिलान की अवधारणा बोला जाता है मैचिंग कॉन्सेप्ट को हिंदी के अंदर। ओके, ये पॉइंट नंबर 5, मैचिंग कॉन्सेप्ट। इसको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं। देखो मैचिंग कॉन्सेप्ट होता क्या है, उसको हम थोड़ा सा रीड करते हैं। तो देखना बेटा आप, In this concept, all expenses match with the revenue of that period should only be taken into consideration। बस एक लाइन में पूरा इसने समझा दिया। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब, अगर किसी साल आपको कोई इनकम हुई है, रेवेन्यू हुई है, आय की है, यानी कि आपने कोई कमाई की है, तो उस ईयर में उस इनकम से रिलेटेड ही खर्चे लिखे जाएंगे, और कोई एक्सपेंडिचर नहीं लिखा जाएगा। नहीं समझ में आया? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक है मिस्टर पीके, उसका क्लोथ का बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस है। उसने परचेज किए हैं 10,000 गारमेंट्स ऑफ ₹100 पर पीस। 10,000 गारमेंट्स खरीदे हैं, और एक गारमेंट कितने का है? 100 रुपये का है। तो 10,000 को आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसका टोटल खर्चा कितना हुआ? बेटा परचेज किए हैं ना बेचने के लिए, अब बेचना है तो पहले खरीदना तो पड़ता ही है ना। तो ये हो गया आपके 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए का माल खरीद लिया, कपड़े खरीद लिए। पीके एक क्लोथ बिजनेस है, उसने 10 लाख रुपए के कपड़े खरीद लिए। ओके, लेकिन उस ईयर में वो 8,000 पीस ही बेच पाया। ओनली कितने पीस बेच पाया? 8,000 पीस बेच पाया। मतलब 2,000 पीस क्लोजिंग स्टॉक हो गए, है ना। तो अब यहां पर देखो आप कि जब हम इसको रिकॉर्ड करेंगे तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ देखो, रेवेन्यू कितनी रिकॉर्ड करेंगे? बेचे कितने हैं? 8,000 पीस। एक पीस कितने में बेचा? 150 में। 100 में खरीदा, 150 में बेचा, तभी तो 50 का प्रॉफिट हुआ। तो 150 में हमने जो है सेल कर दी। तो हमारी रेवेन्यू यानी कि हमारी आय कितनी हो गई? ये हो गई हमारी 12 लाख रुपए। देखो, ओके। अब देखो, मैं जब खर्चे लेस करूंगा और मैं देखूंगा कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो उस टाइम देखिए, मैं जो कॉस्ट लेस करूंगा, है ना, वो कितनी लेस करूं। वैसे मैंने माल जो खरीदा है, परचेज किया है, वो कितने में किया है? 10 लाख में किया है, क्योंकि 10,000 पीस खरीदे हैं, एक पीस 100 रुपए का है। लेकिन मैं यहाँ पर 10 लाख खर्चा नहीं दिखाऊंगा। परचेज की कॉस्ट कितनी दिखा रहा हूं? देखो यहाँ पर ओनली 8 लाख। क्यों? इनकम कितनी हुई है? 8,000 पीस से, तो खर्चा भी कितना लेस होगा? ओनली 8,000 × 100, 8 लाख रुपए।
इसके अलावा शॉप रेंट हो गया 36,000। तो आपका यहाँ पर ये देखिए अब प्रॉफिट कितना लग रहा है, 12 लाख था, 836 हमने जो है खर्चा कर लिया तो 364 का प्रॉफिट दिखा रहा है। मैंने पूरा 10 लाख जो परचेज कॉस्ट थी उसको नहीं लिया है, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसको मैंने अलग रखा है। ये होता है मैचिंग कॉन्सेप्ट, जो इनकम है उससे रिलेटेड ही एक्सपेंडिचर आपको दिखाने होते हैं। ओके, उसके बाद जो क्लोजिंग स्टॉक वगैरह है उसका भी इफेक्ट दिया जाता है, वो तो हम जानते ही हैं, तो उस पर मैं नहीं जाऊँगा। मेरे को सिर्फ आपको ये मैचिंग कॉन्सेप्ट समझाना था और आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं स्लाइड पर। तो ये हमारा था पॉइंट नंबर 5, यानी कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट नंबर 5 हो गया हमारा। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और यहाँ बैकग्राउंड चेंज कर लेते हैं। अब देखिए अगला जो है हमारा वो है पॉइंट नंबर 6, वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। क्या है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, है ना। निरंतर चलने की अवधारणा या निरंतरता की अवधारणा, निरंतरता की अवधारणा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये बहुत इजी है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपको ये बोलता है ना, यानी कि निरंतरता की अवधारणा ये बोलती है आपको कि जो आप बिजनेस स्टार्ट किया है ना वो आप लंबे टाइम तक चलाएंगे, वो लॉन्ग टर्म टाइम तक चलने वाला है, उसको शॉर्ट टाइम में आप बंद नहीं करेंगे। आप ये सोच के बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं कि ये लंबे टाइम तक चलेगा। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द एजम्पशन दैट एन एंटरप्राइज इज गोइंग कंसर्न एंड इट विल कंटिन्यू ऑपरेशन फॉर द फोर्सेबल फ्यूचर। बहुत लंबे टाइम तक चलाएंगे और उसी हिसाब से फिर हम अकाउंटिंग करते हैं, उसी हिसाब से हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उसी हिसाब से होती है। ओके, मतलब बिजनेस निरंतर चलेगा, बंद करने का कोई इरादा नहीं है। हो गया। नेक्स्ट आता है 7th नंबर, और 7th नंबर आता है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट, यानी कि लागत की अवधारणा। लागत की अवधारणा, ओके, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की कोशिश करना। कॉस्ट कॉन्सेप्ट होता क्या है? तो देखिए बेटा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट जो होता है उसका मतलब ये होता है कि हम जो कोई भी एसेट वगैरह परचेज करते हैं ना तो हम उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाते हैं, ऐतिहासिक लागत पे दिखाते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब हो गया परचेज लागत पर। जैसे हमने कोई एक लैंड खरीदी, कोई ज़मीन खरीदी, भूमि खरीदी, वो हमने खरीदी मान लेते हैं 2005 के अंदर। कितने में खरीदी हमने उसको? 2005 के अंदर हमने वो लैंड 2005 में खरीद ली, बाय कर ली, मान लेते हैं 1 लाख रुपए में। अभी भी वो बुक्स में कितनी लिखी हुई है? 1 लाख। पर आप मुझे ये बताइए, क्या अभी भी उसकी वैल्यू 1 लाख ही होगी? नहीं, हो सकता है 5-6 लाख हो गई हो, 10 लाख हो गई हो, क्योंकि लैंड की वैल्यू तो बढ़ती है। बट हम उसको किस पे दिखाते हैं? 1 लाख पे दिखाएंगे। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप जो भी एसेट वगैरह बाय करते हैं उसको रिकॉर्ड जो करते हैं ना वो किस पे करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हैं। ओके, जब तक इसका रिवैल्यूएशन नहीं किया जाता, जब तक इसको इन्फ्लेशन का इस पे इफेक्ट नहीं दिया जाता, तब तक इसको कॉस्ट कॉन्सेप्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाया जाता है। जिस लागत पे इसको खरीदा था उसी पे दिखाया जाता है बुक्स के अंदर। ओके, समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट चलते हैं अगला। नेक्स्ट है रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, वसूली की अवधारणा। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या है? वसूली की अवधारणा। इसको रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं, इसी को हिंदी में इसको बोलते हैं वसूली की अवधारणा। वसूली भाई नाम तो सुना ही है, तो वसूली की अवधारणा है ये, वसूली भाई नहीं है, अवधारणा। ओके, अब ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? चलिए करते हैं, समझते हैं इसको भी। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या है देखो, इट क्लोजली फॉलो कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट को ही फॉलो करता है। एनी चेंज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट इज टू बी रिकॉर्डेड ओनली व्हेन द एसेट रियलाइज इट। अब देखो, कॉस्ट कॉन्सेप्ट में लागत अवधारणा में मैंने क्या बोला कि हमने एक 2008 के अंदर क्या बोला था? 2005 के अंदर हमने 2005 के अंदर कोई एक लैंड परचेज कर ली, और उस टाइम हमने जो उसको परचेज किया था तो उसकी कॉस्ट थी 1 लाख रुपए, और हमने बुक्स में बैलेंस शीट में 1 लाख रुपए दिखा दिया। आज है 2000, मान लेते हैं 21, तो आज के टाइम में वैल्यू नहीं करते हुए उसकी जो है मान लेते हैं लैंड की वैल्यू अच्छी बढ़ती है, तो मैं मान लेता हूँ 9 लाख रुपए हो गई उसकी वैल्यू। बट अभी भी हम किस पे दिखाएंगे? 1 लाख में। क्यों?
क्योंकि 9 लाख रुपए वैल्यू हो गई है, पर ये 9 लाख मिलेंगे कब? जब हम उसको क्या करेंगे, बेचेंगे। तो जब तक ये 9 लाख रुपीज रियलाइज नहीं हो जाते तब तक हम इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट, परचेज कॉस्ट पे दिखाएंगे। हाँ, जब रियलाइज हो जाएंगे तब हम इसको जो है दिखा देंगे। तो ये वसूल नहीं हुए ना अभी तक। हाँ, इसकी वैल्यू बढ़ चुकी है, बट जब सेल करेंगे तभी तो वसूल होंगे। ये होता है आपका रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। रियलाइजेशन हो गया और नेक्स्ट आता है हमारा, ये लास्ट पॉइंट है आपका। पॉइंट नंबर कौन सा है वो भी बता देता हूँ। ये था हमारा पॉइंट नंबर 7 और ये है 8, और अब आ रहा है आपके सामने पॉइंट नंबर 9 पॉइंट आपका ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, दोहरा लेखा अवधारणा। दोहरा लेखा की अवधारणा, अवधारणा बोल सकते हैं इसको हिंदी में। 9 नंबर, ये क्या है? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कोई भी ट्रांजैक्शन होता है ना, तो उसका इफेक्ट 2 जगह पड़ता है। और अगर आप अकाउंटिंग अच्छे से जानते हैं तो आपको पता होगा, मेरे हिसाब से अगर आप अच्छे से अकाउंटिंग जानते हैं तो आपको पता होगा कि बिजनेस के अंदर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है ना, तो उसका इफेक्ट एसेट एंड लायबिलिटी पे पड़ता है। कई बार क्या होता है, किसी ट्रांजैक्शन की वजह से, जैसे हमने हमारे पास कैश है, मान लेते हैं 10 लाख रुपीज। अकाउंटिंग इक्वेशन जानते हैं ना आप, बस लेखांकन समीकरण, अकाउंटिंग इक्वेशन अपन 11th क्लास के अंदर करते हैं, बस ये वही है और कुछ नहीं है। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट उसी बारे में बात करता है। आपके पास कैश पड़ी है 10 लाख रुपए, आपने क्या किया, इसमें से एक फर्नीचर खरीद लिया। कितने का फर्नीचर खरीद लिया आपने? 2 लाख रुपए का। तो देखो, एक एसेट, फर्नीचर नाम की एसेट आपकी हो गई इंक्रीज। फर्नीचर नाम की एसेट क्या हो गई आपकी? इंक्रीज हो गई। ये फर्नीचर नाम की एसेट इंक्रीज हो गई। बट दूसरी तरफ से क्या हुआ, 2 लाख रुपए कैश में से खत्म हो गए क्योंकि हमने पे कर दिए। तो कैश नाम की एसेट क्या हो रही है? डिक्रीज। और फर्नीचर नाम की एसेट क्या हो रही है? इंक्रीज। तो ड्यूअल इफेक्ट पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए कैपिटल, एडिशनल कैपिटल हमने और लगाया, हमने लोन ले लिया, तो एक तरफ हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, बैंक लोन, और एक तरफ इधर कैश भी तो बढ़ेगी। तो 2 जगह इफेक्ट पड़ता है। किसी भी ट्रांजैक्शन का 2 जगह इफेक्ट पड़ता है। ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट यही बोलता है। देखो, मैं आपको थोड़ा पढ़ के बताता हूं। ये नीचे मैंने और भी दिखाया, द कॉन्सेप्ट इज कोर ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। दोहरा लेखा प्रणाली पर ही हम पूरा करते हैं, बुक कीपिंग करते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन और इवेंट हैज 2 एस्पेक्ट। हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, ठीक है। तो वो 2 पार्टी या 2 चीजें उससे प्रभावित होती हैं। तो ये हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट थे जो हमने कर लिए। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करने वाले हैं वो सुनते जाइए जरा, वो बहुत आपके काम आएगा। लेक्चर नंबर 5 के अंदर हम लेके आएंगे आपके लिए अकाउंटिंग कन्वेंशंस। उच्चार हैं, उच्चार करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। इसके अलावा अगर कोई भी बच्चा मेरे से लाइव क्लासेस लेना चाहता है, कोई चाहता भी सर हमको तो आपसे लाइव पढ़ना है, लाइव, और फुल डिटेल के अंदर क्वेश्चंस वगैरह करने हैं, पेड कोर्सेज लेना है, तो पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, ठीक है। पेड बैच भी अवेलेबल है। उसके लिए आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी होगी। ऐप का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी। कॉमर्स वाले गुरुजी, ये हमारी एप्लीकेशन का नाम है। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। वहाँ जाके आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, ऐप के अंदर कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही है, कैसे बाय करना है कोई भी कोर्स, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, ओके। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।